anemia is when the blood is not being formed properly, right? So, correct. So it implies the reduced oxygen carrying capacity of blood, and this is the world's second leading cause of disability. So classification of anemia, there is a morphological classification which is macrocytic, normocytic and microcytic, and pathological classification, that is anemia of blood loss, hemolytic anemia and decreased RBC production. So anemia can be because of blood loss that can be acute or chronic. It can be because of hemolysis, which can be due to hereditary spherocytosis, G6PD deficiency, thalassemia, sickle cell anemia, paroxysmal nocturnal hematuria, infections, and it can be because of reduced RBC production, which is B12 folate deficiency, iron deficiency anemia, and anemia of chronic disease. So hematinics, what are hematinics? These are the substances that are required for the formation of blood, and these are therefore used for the treatment of anemia. So most of the hematinics are nutrients, but erythropoietin, which is written as EPO, erythropoietin is a hormone. Erythropoietin will stimulate erythropoiesis, that is the blood formation process. Hematinics therefore includes iron, folic acid, vitamin B12 and erythropoietin. So between folic acid and vitamin B12, these are the motivation factors. So first, iron. Iron is stored in ferric form, that is combined to apoferritin, and the most important storage site of iron is the reticuloendothelial cell. Absorption usually occurs in the upper part of the intestine, usually the duodenum, and it is not excreted, but it is lost by mucosal cell shedding. Daily requirement of iron for adult male is 0.5 to 1 milligram. For adult female menstruating is 1 to 2 milligram. For infants, अच्छा हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, तो आई होप थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाए, मैं करने की कोशिश करूंगी। अगर कोई चीज मतलब नहीं समझा पा रही हूँ तो थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो बेसिकली एनीमिया क्या होता है? एनीमिया होता है कि ब्लड फॉर्मेशन ढंग से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमें क्या देना पड़ता है, एनीमिया के लिए क्या देना पड़ता है? तो वो उन क्लास ऑफ ड्रग्स को बोलते हैं हेमाटोनिक्स, ठीक है। हेमाटोनिक्स ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है इनमें, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोएसिस, एंड हेमाटोनिक्स इंक्लूड आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12। इनमें से जो फोलिक एसिड और विटामिन B12 है, ये मैच्योरेशन फैक्टर्स है, ठीक है। आयरन स्टोर होता है फेरिक फॉर्म में। फेरिक फॉर्म क्या होता है? Fe3+ होता है, और ये जो फेरिक फॉर्म होता है ये प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है, इसको बोलते हैं एपोफेरिडिन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरेज साइट होता है वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होती है, एंड इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो नॉर्मली अपर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी कि सबसे हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन डुओडेनम में होता है। आयरन एक्सक्रीट नहीं किया जाता, लेकिन म्यूकोसल सेल शेडिंग की वजह से वो लॉस्ट होता है। तो कितना रिक्वायरमेंट होता है आयरन की? एडल्ट मेल में 0.5 to 1 मिलीग्राम, एडल्ट फीमेल मेंस्ट्रुएटिंग में 1 to 2 मिलीग्राम, इन्फेंट्स 60 माइक्रोग्राम पर केजी, चिल्ड्रन 25 माइक्रोग्राम पर केजी, और प्रेगनेंसी 3 to 5 मिलीग्राम। प्रेगनेंसी में क्योंकि ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो जाता है, इसलिए हमें आयरन देना जरूरी होता है, क्योंकि फिर माँ को भी जरूरत होता है कि ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो, और बच्चे को भी जरूरी है आयरन, क्योंकि बच्चे के भी ब्लड सेल्स फॉर्म होता है, इसलिए प्रेगनेंसी में दिया जाता है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ध्यान रखिएगा, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी आयरन नहीं देते हैं, प्रेगनेंसी के सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ही आयरन दिया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ आयरन, ओरल आयरन देते हैं तो दो तरीके की आयरन होती है, एक ओरल आयरन देते हैं और एक पैरेंटरल आयरन देते हैं।
जो ओरल आयरन देते हैं वो ऑब्वियसली ओरल रूट से जाएगा। जो पैरेंटरल आयरन देते हैं यानी कि हम लोग या तो हम आईवी देते हैं या फिर हम आईएम देते हैं, ठीक है। तो ओरल आयरन में हम फॉर्मुलेशन से फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरस ग्लूकोनेट, कोलॉइडल फेरिक हाइड्रोक्साइड और कार्बोनाइल आयरन, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा ये फेरस फॉर्म में है, फेरस फॉर्म यानी कि Fe2 पॉजिटिव है ना। तो जो Fe2 पॉजिटिव है ये नॉर्मली एब्जॉर्ब हो जाता है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अभी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, Yes, ma'am. जो Fe2 फॉर्म में, ये जो फेरस फॉर्म है ये Fe2 फॉर्म है, इस फॉर्म में आयरन एब्सॉर्ब होती है और Fe3 फॉर्म में ये जाके फिर स्टोर हो जाती है। तो इस चीज से क्या लेना देना, जो Fe2 फॉर्म है ये Fe2 नॉर्मली हम जो खाने में जो आयरन होता है वो नॉर्मली Fe3 फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जो Fe3 फॉर्म होता है उसको रिड्यूस होके Fe2 प्लस पॉजिटिव फॉर्म में रिड्यूस होता है, तब जाके वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल खाने की बात कर रही हूँ मैं, इन प्रिपरेशंस की बात नहीं कर रही हूँ। इसीलिए इस रिडक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एनीथिंग दैट इज एसिडिक, एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दीज इज, जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो विटामिन सी है। इसलिए खाने के साथ विटामिन सी देना इसलिए जरूरी है ताकि जो भी आयरन तुम्हारे फूड में प्रेजेंट होता है वो रिड्यूस होके Fe2 खाना Fe3 फॉर्म में होता है, उसमें अगर आप ये विटामिन सी दे दे, ठीक है, कोई भी जैसे कोई भी विटामिन सी रिच फूड हो गया वो दे दे, तो वो Fe2 फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है और फिर वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ओरल आयरन देने में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। ओरल आयरन जब भी हम देते हैं सबसे बेस्ट होता है खाली पेट ओरल आयरन सबसे बेस्ट होता है। लेकिन क्या होता है अगर आप ओरल आयरन खाली पेट दो तो गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कंप्लेन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, इन सब का कंप्लेन ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो दिस इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ आयरन। और क्या एडवर्स इफेक्ट है? कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है ओरल आयरन को, तो उसको ये भी बोल सकते हैं कि आप खाने के साथ ले लीजिए, ठीक है। एक और चीज इंपॉर्टेंट होता है कि कभी भी किसी को ओरल आयरन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसको ये बताना जरूरी है कि कभी भी दूध के साथ ये गोली ना लिया जाए, कभी भी दूध के साथ ओरल आयरन ना लिया जाए। क्यों? क्योंकि दूध के साथ ओरल आयरन किलेट कम कर जाता है। किलेट मतलब वो एक किलेट मतलब वो उसके साथ जुड़ जाता है और उसके बाद उसका एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। इसलिए कभी भी ओरल आयरन दूध के साथ नहीं दिया जाता है। पेशेंट को बताना पड़ता है कि ना दूध के साथ इस दवाई को ले, ना चाय के साथ इस दवाई को ले। एंड 2 आवर्स बिफोर एंड 2 आवर्स आफ्टर, मतलब 2 घंटे का वो गैप होना चाहिए ओरल आयरन और दूध या फिर चाय, इन दोनों के बीच में। या तो 2 घंटे पहले दूध या चाय पिए या फिर 2 घंटे बाद में दूध या चाय पिए। मतलब इस बीच में ओरल आयरन देने के पहले और बाद में 2 घंटे का गैप होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज है, टेट्रासाइक्लिन दवा तुमको पता होगा। टेट्रासाइक्लिन दवा होती है, क्या होता है ये टेट्रासाइक्लिन दवा? ये एंटीबायोटिक होता है। तो एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन के साथ भी ये कीलेट कर जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस दवा को टेट्रासाइक्लिन के साथ भी ना दिया जाए, ठीक है। ओरल आयरन अगर आप देते हो तो आपको जो पूरा आपको तब तक देना होता है जब तक कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल नहीं हो जाता है। उसके बाद भी आपको 2-3 महीने देना होता है, ठीक है। आपने दवा दी पेशेंट को
बोला कि ये दवा कंटिन्यू रखना है जब तक आपका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल नहीं हो जाता, और उसके बाद भी 2-3 महीने तक उसको कंटिन्यू रखना है। क्यों, कोई बता सकता है? कोई रेस्पॉन्ड कर सकते हैं क्यों? क्योंकि लेवल को मेंटेन करने के लिए। हाँ, एक तो हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए, और दूसरा ये होता है कि स्टोरेज होता है ना, आयरन का स्टोरेज होता है। नॉर्मली जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, इसका मतलब क्या है कि स्टोरेज में जितना आयरन था वो भी खत्म हो गया है। तो और आपको याद होगा कि स्टोरेज होता है एंडोथेलियल जो सेल होती है, तो वो स्टोरेज को भी पूरा करना होता है। तो वो स्टोरेज को पूरे करने के लिए हमको एक तो वो हीमोग्लोबिन लेवल रीच कर जाए, उसके बाद उसका स्टोरेज में भी आयरन जाता रहे, और मतलब स्टोरेज भी फुल हो जाए, इसीलिए हमको 2-3 महीने तक कंटिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, अब ये बताइए कि ओरल आयरन हो गया ओरल, और पैरेंटरल आयरन हो गया जो IVIM से देते हैं। तो इसमें से कौन सा प्रेफर्ड है? ये मान लीजिए कि पेशेंट आया है, आप ये लीजिए कि 6 mg पर DL लेके, ठीक है, हीमोग्लोबिन 6 mg पर DL लेके पेशेंट आया है, और उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस एनीमिया, उसको ब्रेथलेसनेस हो रहा है और उसको बहुत फटीग हो रहा है, वो नहीं काम कर पा रहा है, तो वो आया है। तो आप ये बताइए कि आप ओरल आयरन, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपके क्लिनिक में आपके पास दोनों ऑप्शन है, ओरल आयरन या पैरेंटरल आयरन, तो आप कौन सा रेफर करेंगे, ओरल आयरन या IVIM आयरन? हाँ, तो ओरल में IVIM नहीं, हम ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ओरल और हाँ, हमेशा ओरल ही प्रेफर किया जाता है, बिकॉज पैरेंटरल आयरन ये ओके, पैरेंटरल आयरन इज नेवर बेटर देन ओरल आयरन। पैरेंटरल आयरन हम किन्हीं कॉजेस में के कुछ ही इंडिकेशन है, ओरल आयरन इज ऑलवेज द प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ आयरन, चाहे वो बंदा मतलब 4 लेके आए, 10 लेके आए, अगर वो पेशेंट ओरल आयरन का कोर्स कर सकता है, तो इट इज प्रेफरेबल कि हम उसको ओरल आयरन दें, क्योंकि दोनों के एफिकेसी में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, एफिकेसी नॉर्मली जो पीक एफिकेसी जितना हम देखते हैं कि ऑप्टिमम थेरेपी होना चाहिए, वो ये होता है जितना मतलब सबसे मतलब ऑप्टिमम थेरेपी होता है वो 0.5, वो ये होता है कि अगर आपने ये थेरेपी चलाया तो 0.5 to 1 मिलीग्राम पर DL राइज होता है इन 1 वीक, 0.5 mg per DL to 1 mg per DL राइज इन हीमोग्लोबिन इन 1 वीक। ठीक है, और ये चीज दोनों ओरल आयरन में दिया जाएगा, देखा जाता है, और पैरेंटरल आयरन में भी देखा जाता है। तो इट इज नॉट कि पैरेंटरल आयरन इज बेटर देन ओरल आयरन, की पैरेंटरल आयरन की एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो एफिकेसी ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। ओरल आयरन इज द प्रेफर्ड रूट, बट पैरेंटरल आयरन को कहीं पर प्रेफर किया जाता है। वो कौन कौन सा है, कोई बता सकता है? किन्हीं कंडीशंस में पैरेंटरल आयरन को प्रेफर किया जाता है, कोई बता सकता है? जब कोई पेशेंट कॉन्शियस पेशेंट अनकॉन्शियस पेशेंट बता रहे हो, अनकॉन्शियस, चलो ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट को तो पहले हम कॉन्शियस करने की पूरी कोशिश करेंगे, उसी के बाद हम आयरन थेरेपी स्टार्ट करेंगे। अनकॉन्शियस पेशेंट को जरूरी नहीं है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द मेन कॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस, तो पहले हम उस मेन कॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस को हम पहले ट्रीट करेंगे, उसके बाद हम उसको आयरन डेफिशिएंसी थोड़ा उसको आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले व्हेन ओरल आयरन, द फर्स्ट थिंग इज ओरल आयरन इज नॉट टॉलरेटेड। क्यों टॉलरेट नहीं होगा? क्योंकि गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रहा है, बोल रहा है कि इतना पेन होता है, कि इतनी एसिडिटी होती है कि हम खा नहीं पाते हैं इस ओरल आयरन को। ठीक है, दूसरा क्या है? नॉन कंप्लायंस। वो पेशेंट को टैबलेट्स दिए जाते हैं, लेकिन वो
खाता नहीं है, या फिर दे आर नॉट मतलब कंप्लायंस नहीं है कि वो उनको दवाई दी तो जा रही है लेकिन वो लेते नहीं है, ठीक है। थर्ड थिंग इज, फर्स्ट इज नॉट एबल टू टॉलरेट, सेकेंड इज नॉन कंप्लायंट, थर्ड फेलियर टू एब्जॉर्ब ओरल आयरन। तो बहुत सारे पेशेंट्स को मैल एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो गया, ठीक है। तो ये कोई भी इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेटरी डिजीज में उनको एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो उस टाइम पे हमको पैरेंटरल आयरन, ये नंबर 3 है, ठीक है। नंबर 4 है सिवियर डेफिशिएंसी बट ओनली इन दोज पीपल हु हैव क्रॉनिक ब्लीडिंग, सिवियर डेफिशिएंसी ओनली इन दोज पीपल हु हैव क्रॉनिक ब्लीडिंग। क्रॉनिक ब्लीडिंग ज्यादातर किस में दिखता है, जिन लोगों, अगेन जिन लोगों के पास इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होती है और जिन लोगों के पास काफी बार कैंसर से भी क्रॉनिक ब्लीडिंग होता है। और भी क्रॉनिक ब्लीडिंग के कॉजेस जैसे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन, वर्म इन्फेक्टेशन की वजह से भी, इन्फेस्टेशन की वजह से भी क्रॉनिक ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। एंड फिफ्थ इज अलोंग विद एरिथ्रोपोएटिन इन क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज में एरिथ्रोपोएटिन हम क्यों देते हैं, क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज में एरिथ्रोपोएटिन किडनी से नहीं बन पाता है, क्योंकि किडनी के सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, तो वो एरिथ्रोपोएटिन नहीं बना पाता है। इन केसेस में हमको एरिथ्रोपोएटिन बाहर से देना पड़ता है। तो जब हम एरिथ्रोपोएटिन देते हैं तो साथ साथ में पैरेंटरल आयरन देना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो देयर आर फाइव केसेस वेयर पैरेंटरल आयरन इज गिवन, बाकी सारे केसेस में ओरल आयरन हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। दीज केसेस आर नॉन टॉलरेट नहीं करते हैं, ठीक है। नॉन कंप्लायंस, दवा मिलती है लेकिन खाते नहीं है, ठीक है। थर्ड इज अनेबल टू एब्जॉर्ब, क्योंकि उनके बिकॉज ऑफ सर्टेन डिजीजेस लाइक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ठीक है। इन सिवियर एनीमिया इन पेशेंट्स हु हैव क्रॉनिक ब्लीडिंग यानी कि अगेन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो गया। एंड फिफ्थ में एरिथ्रोपोएटिन इन क्रॉनिक किडनी डिजीज। देखो कोई ओरल इंजरी हो गया तो फिर सबसे पहले तो हम उस ओरल इंजरी को वो करेंगे, ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वंस द पेशेंट हैज बीन ट्रीटेड, उसके बाद हम उसको ओरल आयरन पे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी केस, जैसे बहुत इमरजेंसी केस हो गया, बहुत ज्यादा इमरजेंसी केस हो गया और साथ में सिवियर एनीमिया भी है, ठीक है, तो साथ में सीरियस, तो सबसे पहले तो हम प्रेफर तो यही करेंगे कि जो इमरजेंसी कंडीशन है वो हैंडल हो जाए। एक बार वो चीज हैंडल हो जाए तो ऑब्वियसली जो पोस्ट ऑफ केयर में हम ऑब्वियसली आयरन का जो भी एप्रोप्रिएट थेरेपी है वो भी करेंगे। ऑब्वियसली बात है अगर बहुत सिवियर एनीमिया है और अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट है तो फिर इनिशियल स्टेबलाइज करके हम बाद में भी आयरन दे सकते हैं, ठीक है। पैरेंटरल आयरन में आयरन डेक्स्ट्रान, फेरस सुक्रोज और फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज देते हैं, ठीक है। पैरेंटरल आयरन में दो टाइप के आयरन होते हैं, आईवी और आईएम। इसमें से भी आईएम ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। आईएम को हम एक टेक्निक होता है जेड टेक्निक, ठीक है, जेड टेक्निक। एक बार इस जेड टेक्निक को गूगल करके देख लीजिएगा। पैरेंटरल आयरन को जेड टेक्निक से दिया जाता है, ठीक है। ओके, तो ठीक है, अब आता है विटामिन B12। विटामिन B12 होता है, तो दीज आर मैच्योरेशन फैक्टर्स। मैच्योरेशन फैक्टर्स मतलब क्या, दीज आर बेसिकली ये लोग जो डीएनए जो मैच्योरेशन है, जो न्यूक्लिक एसिड मैच्योरेशन है उसमें हेल्प करता है। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड एंड दीज आर टू फॉर्म्स, हाइड्रोक्सोकोबालामीन। इस कंपाउंड में कोबाल्ट होता है। दो फॉर्म्स होते हैं, हाइड्रोक्सोकोबालामीन और सायानोकोबालामीन। दे अकर एज वाटर, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, थर्मोस्टेबल होते हैं, रेड क्रिस्टल्स होते हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन नेचर और डेली रिक्वायरमेंट। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
नॉर्मली जो B12 होता है, जो B12 होता है इसका मेन सोर्स होता है वाया मीट फूड। जो भी नॉन वेजिटेरियन फूड होता है इसमें विटामिन B12 में मतलब दे आर प्रेजेंट इन, ये लोग विटामिन B12 रिच फूड होते हैं, ठीक है। जो वेजिटेरियंस होते हैं दे कैन ऑल्सो गेट विटामिन B12 बाय, जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको भी दे हैव टू टेक विटामिन B12। उनका जो मेन सोर्स होता है विटामिन B12 का वो होता है जो लेग्यूम्स होते हैं, यानी कि लेग्यूम्स मतलब जो राजमा हो गया या फिर जो ये बीन्स हो गए, तो जो राजमा और क्या छोले वगैरह ये सब हो गए, ये सब लेग्यूम्स जो होते हैं स्पेसिफिकली वहां से विटामिन B12 एंड यस डेयरी प्रोडक्ट से भी मिलता है। बट तो ठीक है। एंड तो विटामिन B12 जो डेफिशिएंसी देखने को मिलता है वो, हाँ, इन सब में विटामिन B12 होता है। जो डेफिशिएंसी में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मतलब कि इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ठीक है। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया था वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक था, उसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो नॉर्मल से छोटे हो जाते हैं और उसमें कलर भी कम हो जाता है। जो विटामिन B12 होता है इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए मेगालोब्लास्टिक बोला जाता है। इसमें ग्लोसाइटिस होता है, ठीक है, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस होता है और न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसको हमें नॉर्मली हमें जो B12 सप्लीमेंट्स जो आती है उससे हम लोग ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। फोलिक एसिड होता है येलो क्रिस्टल्स इनसॉल्युबल इन वाटर एंड केमिकली दीज आर टेरॉइड ग्लूटामिक एसिड। तो ये भी फोलिक एसिड जो है ये भी न्यूक्लिक एसिड को फॉर्म करने में ये भी मदद करते हैं। एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ डिफिशिएंसी इज अगेन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, एपिथेलियल डैमेज, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड वेट लॉस, ठीक है। एक चीज है कि दोनों में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दोनों में वो होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन कभी भी अगर किसी पेशेंट को ऐसा पता चल जाए कि वैसे तो अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है तो दोनों विटामिन B12 और फोलिक एसिड एक साथ देना होता है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ मतलब विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो या फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो। लेकिन अगर फोलिक एसिड की खाली डिफिशियंसी हो, ठीक है, तो हमें मतलब अगर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो तो फिर सॉरी अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो और हम खाली क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में कभी भी विटामिन B12 और फोलिक एसिड को एक अलग अलग नहीं देते हैं, हमेशा ही एक साथ देते हैं। Okay, so uses of maturation factors. Uses of maturation factors. Vitamin B12 treatment of megaloblastic anemia as a prophylaxis of megaloblastic anemia, neuropathies and other psychiatric disorders. Folic acid treatment of megaloblastic anemia, prophylaxis for megaloblastic anemia. Prophylaxis हम उसमें भी देते हैं ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी में हम फोलिक एसिड देते हैं। मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी, मेथोट्रेक्सेट एक ये एंटी कैंसर ड्रग है, सिट्रोफोरम फैक्टर रेस्क्यू एंड टू एनहांस एंटी कैंसर एफिकेसी ऑफ 5-फ्लोरोयूरासिल, ठीक है। तो erythropoietin is a hormone and it is produced by the peritubular cells of the kidney. It is released in response to anemia and hypoxia. मतलब ये जो हार्मोन है ये पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी से प्रोड्यूस होता है। ये एनीमिया और हाइपोक्सिया जब प्रेजेंट होती है बॉडी में, जब बॉडी सेंस कर जाता है तो एरिथ्रोपोइटिन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एरिथ्रोपोइटिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय, जो रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एरिथ्रोपोइटिन है जो बाहर से एरिथ्रोपोइटिन देते हैं, ये हम सबक्यूटेनियस देते हैं या फिर आईवी देते हैं और इसका प्लाज्मा हाफ लाइफ होता है 6 to 10 आवर्स। यूजेस क्या होती है? प्राइमरी इंडिकेशन होता है इन एनीमिया ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज,
डो सम 25 to 100 यूनिट्स पर केजी 3 times a week IV देते हैं। सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किससे रिजल्ट होता है? डाइटरी लैक, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज रिक्वायरमेंट और क्रॉनिक ब्लड लॉस। साइंस क्या होती है? फटीग मतलब थकावट, पैलर मतलब पैलर मतलब कि जो पेलनेस आ जाता है स्किन में। रिड्यूस एक्सरसाइज कैपेसिटी, एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। किलोसिस, किलोसिस जो माउथ के अराउंड थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाता है, तो इरिटेशन सा हो जाता है और पेन होता है, उसको किलोसिस बोलते हैं। और कोइलोनाइटिया नेल्स में दिखता है। ट्रीटमेंट होता है या तो हम ओरल दे सकते हैं या पेरेंटल दे सकते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें impaired DNA synthesis होता है which can lead to ineffective hematopoiesis and there is a deficiency of either cobalamin or folate। इसके ट्रीटमेंट में भी विटामिन B12 और फोलिक एसिड देते हैं, ज्यादातर एक साथ ही देना होता है। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, इसमें जो एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर्स होते हैं इसके प्रोलिफरेशन में रिडक्शन हो जाता है। तो जो आयरन होता है इसका यूटिलाइजेशन इम्पेयर्ड होता है एंड परसिस्टेंट सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन में ये आकर होता है। एंड ट्रीटमेंट के लिए हम या तो हम ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं या फिर एरिथ्रोपोएटिन दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। कोई क्वेश्चन है तो टाइप इन मैम आवाज नहीं आ रही। कोई क्वेश्चन हो तो टाइप कर देना। If there are any questions, please feel free to type.